आजादी के समय भारत की स्थिति। और इसके बैकग्राउंड में इस स्थिति को समझने के लिए जो एक और टॉपिक है वो है इस स्थिति का कारण। और वो कारण क्या है? भारत का विभाजन और ब्रिटिश शासन की नीतियां। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा? आजादी के समय भारत की स्थिति क्या थी, और फिर हम इस स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स होंगे, जो उत्तरदायी जो कारक होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। और वो कारक कौन कौन से हैं? वो विभाजन, और विभाजन के साथ साथ ब्रिटिश शासन की भारत के लिए नीतियां कैसी थी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। 1947 के समय का भारत समझना इसे, ये 1947 का भारत है। ठीक है, 1947 के समय पूरे भारत की अगर कुल जनसंख्या देखी जाए, पूरे भारत की, मतलब ये भी उसमें शामिल हो, ये भी शामिल हो, और ये भी शामिल हो, अगर पूरे भारत की जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो इट वाज अराउंड 39 to 40 करोड़। कितनी थी? लगभग 39 से 40 करोड़ ये जनसंख्या थी भारत की आजादी के समय। ठीक है, और ये जनसंख्या, ये लगभग 39 से 40 करोड़ जनसंख्या आजादी के समय जब बटी तो लगभग 3 करोड़ इधर रह गई, 3 करोड़ के आसपास इधर रह गए, और लगभग 34 के आसपास भारतीय कहाँ रह गए? 34 करोड़। कहाँ? भारत में। लगभग 34 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की, 33 से 34 करोड़ की। ठीक, ये जनसंख्या थी भारत। आजाद हुए हम 1947 में, और आज हैं हम 2024 में। और जून 2024 का डेटा यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 144 करोड़ पार कर चुका है। ठीक है, भारत 34 से कहां पहुंच गया? 144 करोड़। ये तो भारत की जनसंख्या का स्तर था कि 1947 के समय भारत की जो जनसंख्या थी वो इतनी थी, लगभग 40 करोड़ पूरा मान के चलिए। अभी ये जनसंख्या किस स्थिति में थी ये भी जानना जरूरी है। क्या शिक्षा का इनका स्तर था? स्वास्थ्य का कैसा स्तर था? जीवन जीने का तरीका इनका कैसा था? ये सारी चीजों को मिलाकर जो डेटा आता है, उस इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि जितनी अच्छी सुविधाएं होंगी व्यक्ति के पास, उतना उसका लंबा जीवन होगा, उतना बेहतर और लंबा जीवन होगा, है ना? हम क्या कहते हैं? उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जीवन प्रत्याशा कहते हैं ना। 1947 के समय भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? अराउंड 32 ईयर्स। ये जीवन प्रत्याशा थी, मतलब लगभग 32 साल के आसपास तक की उम्र, कुछ थोड़ा इससे ज्यादा, अधिकांश इससे कम। क्यों ऐसा? देखो, सिर्फ फैक्ट पे ध्यान मत देना, ये मेंस का हिस्सा है और आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो। आप एनालिटिकल पार्ट पे ध्यान दीजिए, एनालाइज करिए कि भारत में लोगों के जीवन की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि ऑन एन एवरेज औसतन भारतीय लगभग 32 वर्ष तक जीवित रहता था। ऐसा क्यों? हाँ हाँ, क्या क्या जरूरी होता है लाइफ के लिए? एक बेहतर एनवायरनमेंट जरूरी होता है ना? सब स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, बेहतर शिक्षा होगी तो बेहतर रोजगार होगा,
बेहतर रोजगार होगा तो उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, जीवन स्तर अच्छा होगा तो ना तो बहुत ज्यादा सामाजिक जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं वो इंसान के जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। और एक बेहतर जीवन होगा तो उसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। लेकिन भारत में ऑन एन एवरेज उस समय 32 वर्ष थी, इसका मतलब क्या, वो एनवायरमेंट, वो शिक्षा, वो स्वास्थ्य, वो जो जीवन स्तर था वो उनके पास मौजूद नहीं था। ये जो लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या में जो भारतीय थे, है ना, ये किस तरीके का जीवन जीते थे कि कौन से संसाधनों पर निर्भर थे कि वो अपने लिए वो बेहतर जिंदगी नहीं देख पाए या नहीं उनको वो बेहतर जिंदगी मिल पाई। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके आजादी के बाद के भारत को जानने के लिए। सिर्फ ये टॉपिक नहीं आता आजादी के बाद के भारत में कि भारत में कितनी रियासतें थी, भारत में विभाजन किस प्रकार हुआ, पाकिस्तान के हिस्से में क्या क्या गया, भारत को क्या क्या मिला, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो अभी फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इससे आपको समझ में आएगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के सामने चुनौतियां कौन कौन सी थी। आ रही है बात समझ में? तो आप सोचिए कि ये जो 40 करोड़ जो पॉपुलेशन थी इसका अराउंड 95%, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 95% जो हिस्सा था वो कृषक और मजदूर वर्ग था। कैसे थे वो? कृषक और मजदूर। अराउंड 95%। और जहां हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, कृषक की बात करते हैं, ठीक है, तो भूमि सभी किसानों के पास, सभी कृषकों, कृषक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास खुद की भूमि नहीं है। कुछ मामलों में खुद की भूमि हो, ठीक है, जिनके पास खुद की भूमि होती है तो हम एक ही टर्म यूज करते हैं, किसान। अगर ऐसे भी लोग कृषि कर रहे हैं जिनकी खुद की भूमि नहीं है लेकिन किसी दूसरे की भूमि पर अगर वो कृषि कर रहे हैं तो हम सबके लिए क्या यूज करते हैं, कृषक शब्द यूज करते हैं। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी। 95% पॉपुलेशन was डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और कृषि का क्या, इसका क्या स्तर था ये भी तो जानना चाहिए ना। अगर देश की 95% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी तो इसकी स्थिति क्या थी, कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी? अगर आज भी विश्व में ऐसे देश हैं जहां एग्रीकल्चर, है ना, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, इनके सहारे बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग होती है लोगों की, आज भी ऐसे देश हैं। लेकिन भारत कृषि प्रधान देश होते हुए जिसकी 95% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर हो, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो, उसके बावजूद भारत की स्थिति इतनी खराब कैसे कि वहां की जो जनसंख्या है वो औसतन 32 वर्ष जीवित रहती है? क्योंकि इसकी स्थिति खराब थी। जो आजीविका का सबसे प्रमुख साधन था उसकी ही स्थिति खराब थी। और इसकी स्थिति खराब कैसे थी? कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन कैसे होता है बताइए? जब जो मिट्टी है उसकी उर्वरता का ख्याल रखा जाए, है ना। कृषि के लिए जो उपयोगी सुविधाएं हैं जैसे सिंचाई हो गया, खाद बीज हो गया, उन सब का प्रबंध किया जाए, यही होता है। और जो उत्पादन हुआ वो किसान के पास रहे या कृषक के पास रहे, तभी तो बेहतर जीवन जिएगा ना। इस सबका उल्टा होता था। उल्टा कैसे होता था कि जो कृषक समुदाय था उसके ऊपर इतने भारी कर आरोपित कर दिए जाते थे, इसके ऊपर इतना ज्यादा राजस्व लगाया जाता था कि इनको जिन क्षेत्रों में सुविधाएं ना मिले वहां पे अपनी उत्पादन का 50 से 60% हिस्सा राजस्व में देना पड़ता था। और जहां सरकार या शासन यदि सुविधाएं दे रहा है तो लगभग 70 से 80% हिस्सा राजस्व में देना पड़ता था।
अब एक बात बताइए, ऐसी स्थिति में कृषक के पास, एक किसान के पास बचता कितना होगा? बहुत कम, क्योंकि उसके पर राजस्व की बहुत भारी दरें आरोपित की हुई थी। और ये राजस्व वसूल करने में उनकी शासन की मदद कौन करता था? भारतीय जमींदार वर्ग। मतलब वो वर्ग, वो लोग जिनके पास 300 400 गांव इकट्ठे होते थे, वो खुद भूमि के मालिक न होकर भी भूमि के मालिक बन गए। और जो किसान था, जो भूमि का मालिक था, वो अपने ही खेत में, अपनी ही जमीन पर क्या बन गया? मजदूर, कृषक मजदूर बनकर रह गया, क्योंकि अधिकार शासन ने किसको दे दिए? जमींदारों को दे दिए। अब वो कृषक क्या करेगा? अब जब अपनी भूमि का इतना बड़ा हिस्सा राजस्व के रूप में दे देगा, उसके पास अपनी आजीविका के लिए कम साधन रहेंगे, आय कम रहेगी। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान दे पाएगा? बताइए, देगा? स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जब स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देगा और दिन रात जब मजदूर की तरह काम करेगा, तब कैसा रहेगा? बीमारियां लगेंगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, खाना पीना पूरा नहीं हो पाता। कहते, मतलब हमारे इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय किसान ऐसी स्थिति में रहते थे कि वो इस वर्ष में जितना भी हुआ, राजस्व देने के बाद जितना भी बचता था, उसमें से भी बचा के रखते थे कि अगले वर्ष पता नहीं इतनी फसल भी हो कि नहीं हो, तो थोड़ा सा अगले वर्ष के लिए बचा लो। और जो बच गया उससे डिसाइड करते थे कि हमें कितना खाना है। कि जहां 5 रोटियों की भूख हो, वहां पर 3 खाइए, थोड़ा थोड़ा कम खाइए। समझ में आ रही बात? ये वास्तविकता थी भारत की, और ऐसे देश की वास्तविकता थी जो कृषि प्रधान देश हो। क्योंकि जो कुल उत्पादन होता था उसमें राजस्व बहुत ज्यादा जाता था। और ये भी दूसरा फैक्ट सुन ले, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो उत्पादन हो रहा है जरूरी नहीं कि खाद्यान्न अनाज का हो रहा हो, उसमें भी नकदी फसलें ज्यादा उगाई जाती थी। कहीं पर कपास, कहीं पे कॉफी, कहीं पे चाय, कहीं पर गन्ना, कहीं पर नील, कहीं पर अफीम। समझ में आ रही बात? खाद्यान्न अनाज वैसे कम, उसमें भी राजस्व लेने के बाद बेचारों के पास बच गया और कम। इसीलिए वो क्या करते थे? बचे हुए में अपना गुजारा करते थे। न शिक्षा उनके लिए लास्ट ऑप्शन, क्या करना है? शिक्षित होके क्या करेंगे? शिक्षित होके ऐसा लगता था, करनी करनी तो मजदूरी है, किसानी का ही काम करना है, फिर शिक्षा से क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या? कि उस दिन से, मतलब आजादी के पहले से ही ब्रिटिश शासन की जो नीतियां थी, वो ऐसी नीतियां थी जिनमें या तो ब्रिटिश का कंट्रोल रहे, और यदि कुछ भारतीयों का भी शासन में अगर हिस्सा हो, तो कौन से भारतीय इसमें हिस्सा बने? जिन लोगों के पास इनकम, आय उनके पास बहुत ज्यादा हो, वही तो शिक्षित हो पाएंगे, वही तो नौकरियां कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बता रही हूँ। 1947 के समय भारत किन हालातों में था, भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। अब 1947 से कुछ वर्षों पहले ही, 1942 से ही भारत के अंदर, और वो भी भारत के ऐसे हिस्से में जहां पर कृषि का काफी अच्छा उत्पादन हुआ करता था, ये वाला जो बंगाल वाला हिस्सा हुआ करता था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, थोड़ा सा उड़ीसा हो गया, और ये बांग्लादेश वाला हिस्सा हो गया, ये पूरा, ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था, बंगाल क्षेत्र, बंगाल प्रांत, यहाँ पर आजादी से कुछ वर्ष पूर्व ही, 1942 की शुरुआत से ही फूड क्राइसिस आने शुरू हो गए, खाद्य संकट आने लग गए, लोगों के पास खाना नहीं था। और क्यों हुआ ये संकट? क्योंकि 1939 से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और दूसरे विश्व युद्ध में जैसे ही शुरू हुआ,
ब्रिटेन ने भारत को शामिल कर दिया और उन्होंने कहा कि अब भारत के जो युवा हैं वो सेना में भर्ती किए जाएंगे, उनको युद्ध में भेजा जाएगा। और जो भारत का खाद्यान्न अनाज है उसमें भी विशेषकर चावल, तो भारत में चावल अधिकांशतः किधर होते हैं? किसी क्षेत्र में होते हैं चावल, है ना? तो भारत से ज्यादातर खाद्य फसलें, उनमें से भी विशेषकर चावल, भारत से ले जाकर ब्रिटेन में स्टोर कर दिया कि युद्ध चल रहा है, यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर खाद्यान्न अनाज की बहुत ज्यादा कमी होनी शुरू हो गई थी 1942 से। और 1943 में बंगाल में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। लाखों की संख्या में भारतीय, अकेले बंगाल से लाखों की संख्या में भारतीयों की मृत्यु हो गई, भूख से मर गए। कोई ऐसी कोई आपदा नहीं हुई थी कि एकदम से बाढ़ आ गई, है ना, कहीं भूकंप आ गया, ऐसे नहीं गए। कैसे गए? भूख से गए, बिकॉज ऑफ हंगर। देखो, यदि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए एकदम से, है ना, सुनामी आ जाए, तो यहाँ प्रकृति है ना, जो प्राकृतिक कारण है वो रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं ज्यादातर, उसमें भी ह्यूमन का इन्फ्लुएंस होता। लेकिन भूख से यदि किसी देश के अगर लोग मर रहे हैं, वो भी लाखों की संख्या में, तो उसे क्या माना जाता है? उससे शासन का फेल्योर माना जाता है। समझ में आ रही बात? तो आजादी से पहले ही भारत ने ऐसा समय देखा था जब अकेले बंगाल से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी भूख से। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ बंगाल पर ही नहीं पड़ा, इसका इम्पैक्ट, जो अकाल था उसका इम्पैक्ट भारत के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ा। बस ये समझ लो कि अन्य क्षेत्रों में कुछ दूसरी दूसरी फसलें होती थी, कहीं पे बाजरा, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, ज्वार बाजरा, है ना, तो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो वो फसलें थी जिनको ब्रिटिश लेकर नहीं गए, तो किसी तरीके से इन क्षेत्रों के लोगों का गुजारा हो गया। तो अब आप सोचिए 1947 में कैसा भारत रहा होगा, और उन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। क्या उद्देश्य रहा होगा उनका? सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा होगा कि आप यहां से निकल जाएं, ब्रिटिश शासन से मुक्ति। समझ में आ रही बात? और ब्रिटिश शासन के दौरान ये कोई पहली घटना नहीं थी। 1943 का जो अकाल था, पहली बार नहीं आया था। पूरे ब्रिटिश शासन काल के दौरान बहुत बार भारत के अंदर ऐसे अकालों का सामना करने को मिला, लाखों की संख्या में लोग गए। ये भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी आजादी के समय। अब ये तो हुआ सामाजिक और आर्थिक। अब एक और स्थिति सुनिए जिसका कारण राजनीतिक था। कैसा कारण था? राजनीतिक। और वो राजनीतिक कारण क्या था? भारत का विभाजन हुआ था। एक दिन पहले ये डिक्लेरेशन, मतलब एक दिन पहले ये कह दिया कि 14 अगस्त को कौन हो जाएगा? पाकिस्तान अलग, 15 अगस्त को भारत आजाद। और ये जो विभाजन और स्वतंत्रता की जो घोषणा थी, ये कब कब आई थी? हाँ, 3 जून 1947। भारत के वायसरॉय माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि भारत को विभाजित किया जाएगा और स्वतंत्र किया जाएगा। और 3 जून से और 15 अगस्त तक देख लीजिए कितना समय। और जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, ये कहा गया कि अब भारतीयों की इच्छा है, जो भारतीय इस क्षेत्र में हैं, अगर वो चाहें तो वो भारत का हिस्सा होना चाहते हैं तो वो इधर मूव कर जाएं, और जो लोग यहाँ रहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं तो वो इधर चले जाएं या इधर चले जाएं बांग्लादेश की तरफ। अब जैसे विभाजन की घोषणा हुई, वैसे ही पूरे देश में हलचल मच गई।
सिर्फ लोगों से ये नहीं कहा गया था कि आप चाहो तो पाकिस्तान की तरफ चले जाओ या भारत की तरफ आ जाओ। उस समय लगभग भारत में 500 रियासतें थी, छोटी बड़ी सारी मिला के कितनी थी, लगभग 500 रियासतें थी, जहां पर राजा या नवाब शासन किया करते थे। और उनसे भी ये कह दिया गया था कि आप इन दोनों में से किसी का भी हिस्सा बन सकते हो। आप चाहो तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, आप चाहो तो भारत का हिस्सा हो सकते हो। हाँ, दोनों का हिस्सा, दोनों में से किसी का भी हिस्सा बन जाओ। ठीक है, स्वतंत्र रहने का था एक उसमें क्लॉज, इसीलिए शुरुआत में कश्मीर ने क्या डिसाइड किया था कि हम अलग रहेंगे, पृथक रहेंगे, ना पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे, ऐसे हैदराबाद ने भी कहा। और दिक्कत फिर क्या हुई, जिन्होंने कहा कि हम पृथक रहेंगे ना भारत में ना पाकिस्तान में, वो दोनों बहुत बड़ा कारण बने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में उसी समय से। क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि ये हमारे इधर आ जाए, भारत ये चाहता था कि भारत के हिस्से में रहे। वो देश जो दो हिस्सों में टूटा, वही दुश्मनों की तरह, अलग अलग होते ही दुश्मनों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। हाँ, इस पे भी चर्चा करेंगे अगला इन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब ये राजनीतिक निर्णय लिया गया कि भारत का विभाजन होगा, दो राष्ट्र बनेंगे, दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा, और जैसे ही जनता से कहा गया कि आप भारत में रहना चाहें तो भारत की तरफ चले जाइए, पाकिस्तान में रहना चाहें तो पाकिस्तान में चले जाइए, उस समय लाखों की संख्या में भारतीय पाकिस्तान और भारत की तरफ मूव हुए। मतलब कहते हैं कि ये उस समय विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन माना जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, माइग्रेट करना, कि जनसंख्या अपने स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रही है, प्रवास कर रही है। और ये माइग्रेशन एकदम पीसफुल नहीं था, एकदम क्या, बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था। क्योंकि जब ये माइग्रेशन हो रहा था तो जो लोग यहाँ पर काफी समय से रह रहे थे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो यहाँ पर रह रही थी, जब उनको लगा कि अब भारत अलग हो जाएगा, हमें तो इधर जाना है, तो उन्होंने क्या किया, अपने सब घर को थोड़ी ना उठा के ले जाएगा कोई, संपत्ति कितनी उठा के ले जा सकते हैं, थोड़ी बहुत जो मूवेबल हो उसको उठा के भारत की ओर आने लगे। भारत से जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे वो अपनी जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको उठा के उधर जाने वाले थे। उस समय बैंक अकाउंट होते नहीं थे, सबके पास गाड़ियां थी नहीं, पर्सनल व्हीकल थे नहीं, तो कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ बैलगाड़ियों से जा रहे हैं छुपते छुपाते। ठीक है, और सबको पता था, आसपास के जितने भी लोग, जितने भी एरियाज होते थे, सबको पता था कि जो जा रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ है। और तब दोनों तरफ के लोगों को लूटा गया। ये भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटना थी। विभाजन तो एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन विभाजन का जो परिणाम निकला, जो भारत के लोगों को झेलना पड़ा, उससे पहले तो भारत के लोग थे, जो जनता को झेलना पड़ा वो सबसे ज्यादा दुखद हुआ। क्योंकि धन संपत्ति के साथ साथ एक दूसरे को मारा गया, हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा और मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, पूरे के पूरे परिवार जला दिए, पूरे के पूरे परिवार काट दिए, महिलाओं का बलात्कार किया, रेप किया। ऐसा बहुत रेयर हुआ होगा कि कोई परिवार पूरा पहुंच गया होगा, अगर वो आम जनता में शामिल थे तो पूरा पहुंच गया हो, ऐसा बहुत रेयर हुआ होगा। लाखों की संख्या में जब इतने बड़े स्तर पर जब प्रवास हुआ भारत का, और आप सोच के देखिए, जो लोग अपना सब कुछ यहां से छोड़ के जब भारत की तरफ आए, तो मुझे बताइए कि जो लोग आए थे उनके लिए सबसे बड़ा संकट क्या था भारत के अंदर। और भारत की जो नई शासन व्यवस्था थी, नई सरकार थी, नया भारत है ना, उसकी जो सरकार थी, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी उस समय,
कि एक तो पहले से जो लोग रह रहे हैं उनको खाना खिलाना, उनको उनका ध्यान रखना, और दूसरी तरफ कि ये जो संकट एकदम से उभरा है, इसमें जो लोग यहाँ से छोड़कर यहाँ आए हैं, अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ आ गए, शरणार्थी हो गए, रिफ्यूजीज। अब उन शरणार्थियों को सुरक्षा भी तो देनी है, उनके रहने की व्यवस्था करनी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, बसाएंगे कहाँ उनको, कैसे बसेंगे, वो भी एक बड़ा संकट था दोनों तरफ के लिए। लाखों की संख्या में लोग भारत आए। तो उस समय 1947 के टाइम पर भारत सामाजिक रूप से एक इतना पिछड़ा हुआ देश, जहां पर औसतन लोग 30 से 32 साल तक ही जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए बहुत से केसेस में तो जन्म देते समय माता की मृत्यु हो जाती थी, बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी। अगर सुरक्षित जन्म हो भी गया तो 3 साल के अंदर अंदर बच्चा मर गया, 8 साल के अंदर बच्चा मर गया। अगर तब भी जीवित रह गया, ठीक है, तब भी खाद्यान्न की पूर्ति तो होती नहीं थी, खाने पीने की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती नहीं थी, फूड क्राइसिस हमेशा रहते ही थे, थोड़े थोड़े हर जगह पे, इतनी उनकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो हमेशा से न्यूट्रिशन लेवल उनका कैसा रहता था,